जो विषय रखा गया था उस विषय को समझने का प्रयास किया है और उसके करीब तक पहुँचे हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और बहुत सारे लोग थे जो कि सतही बातें कहकर भी गए हैं, तो बेसिकली मैं यहाँ पर कुछ विषय से जुड़ी हुई बातें कहना चाहूँगा। ये विषय रखा गया था तो उसमें जो भाव निहित था वो ये कि उस, जैसा अभी राहुल भैया ने कहा कि हम उस एकीकरण, उस प्रोसेस को, प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे और जो विश्व में घटनाएं घटित हो रही हैं क्या वो राष्ट्रवाद की तरफ या उसकी तरफ ले जाने की कोशिश कर रही हैं, इस चीज़ को लेकर ध्यान में रखने की कोशिश की गई थी। तो सारे वक्ता लगभग ये आकर यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं कि वैश्वीकरण क्या है और राष्ट्रवाद क्या है, दोनों की परिभाषा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा एक प्रश्न ये रहेगा कि जब आप कहते हैं कि वैश्वीकरण 1991 के बाद आता है और वैश्वीकरण का सामान्य सा अर्थ यह है कि व्यापार हो देशों के बीच में और वस्तुएं जो है निर्बाध रूप से चल सकें, और जब आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो व्यापार तो हजारों साल पहले भी हो रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो भी व्यापार हो रहा था। हाँ ठीक है, अभी भी आप कहेंगे निर्बाध रूप से आज होने लगा है, उस आज भी कुछ टैक्स लगते हैं, इंपोर्ट पर भी आयात और निर्यात टैक्स लगता ही है, उस समय भी आयात और निर्यात टैक्स लगता ही था। तो ऐसी क्या बात हो गई कि हमें वैश्वीकरण जैसा शब्द इस्तेमाल करना पड़ा या उपयोग में आया, या फिर इस शब्द की उत्पत्ति हो गई? इस प्रश्न पर भी विचार किया जाना था, क्योंकि व्यापार और आवागमन संस्कृतियों, विचार का प्रवाह हजारों सालों से चला आ रहा है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में भी जाएंगे तो भी आपको देखने को मिलेगा कि व्यापार हो रहा है, नौकाएं आ रही थी, जा रही थी। तो वैश्वीकरण शब्द की उत्पत्ति के पीछे जो मुख्य कारण है उसको ढूंढने का प्रयास करना चाहिए था, जो कि हमें दिखाई देता है कि जो तीव्रता है उसकी तेजी के कारण वैश्वीकरण एकीकरण की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि तीव्रता बहुत हो गई है। दूसरी बात कही गई कि जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो विश्व के 1 ग्राम होने की बात करते हैं, लेकिन विश्व अभी 1 ग्राम में हो नहीं गया है, क्योंकि बाधाएं निश्चित तौर पर हमें सामने दिखाई देती हैं। इसलिए विश्व 1 ग्राम नहीं हो गया है, क्योंकि ग्राम में आप निर्बाध रूप से कहीं भी जा सकते हैं और तुरंत किसी उस प्रकार की बाधाएं नहीं होती हैं, लेकिन अभी विश्व 1 ग्राम बना नहीं है, उसकी ओर अग्रसर है। एक बात। दूसरा, जो मुझे लगता है कि और इसमें विचार करने की जरूरत थी, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो वैश्वीकरण का चरम राष्ट्रवाद को पुनः जागृत करेगा। इसका मतलब किसी एक समय पे राष्ट्रवाद दुनिया भर में उसको नेग्लेक्ट किया गया या फिर वो मृत प्राय की अवस्था में आया। वो कौन सा ऐसा काल था? तो हमें सिर्फ भारत में बात नहीं करनी है कि राष्ट्रवाद का एलिमेंट है, लेकिन वह उस तरीके से अभिव्यक्त नहीं हो रहा है जिस तरीके से उसे होने की बात यहाँ की जा रही है कि पुनः वो जागृत होगा। तो कोई एक ऐसा समय रहा होगा जब जागृत हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर आप देखेंगे तो दुनिया भर में जो राष्ट्रवाद की बात कर रहा है तो उसको बड़ी हे दृष्टि से देखा जाता था कि आप कट्टर और युद्ध वाली मानसिकता अभी आपकी गई नहीं है, इतने बड़े मानव त्रासदी के बाद भी। तो 1991 के बाद ऐसा क्या हुआ कि राष्ट्रवाद वो एलिमेंट जो है, वो तत्व फिर से उभर कर सामने आने लग गया है। तो जो राष्ट्रवाद जिसे हम कह रहे हैं मृत प्राय हो रहा है, वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हो रहा है, और जिस उसकी पुनः जागृति की बात हम कर रहे हैं वह 1991 के बाद से विश्व भर की बात कर रहे हैं। हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि केवल भारत की बात हो रही है, विश्व भर की बात हो रही है। विश्व भर में जो परिवर्तन आ रहे हैं उस पर बात करनी थी, कल्पना करनी है, क्योंकि ये कह रहा है ना जागृत कर देगा तो चरम क्या होगा। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि कुछ लोगों ने विषय को समझने का भी प्रयास किया और वहां तक पहुंचने की भी कोशिश की। अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करें कि वो वैश्वीकरण का चरम कैसा हो सकता है, उसमें क्या क्या चीजें होंगी। एक बात तो 1991 के बाद क्या चीजें हो गई जो वैश्वीकरण के बाद और राष्ट्र के एकीकरण की तरफ ले जाता है। तो फ्रांसिस फुकुयामा जब लिखते हैं द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, उसमें क्या बता रहे हैं कि विचारधाराओं का जो संघर्ष है कि आर्थिक तत्व प्रधान होगा आगे आने वाले विश्व में,
इस पर सर्वसम्मति हो चुकी है, अब टकराव नहीं रह गया है। उस पुस्तक में वो जो उनका मुख्य बिंदु है, मुख्य तर्क है, वो यही है। तो उसके आधार पे वो कह रहे हैं कि जो संघर्ष होता था वो संघर्ष अभी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। लेकिन फिर ऐसे क्या एलिमेंट सामने आ रहे हैं कि वो जो है टकराव और या फिर जो राष्ट्रवाद का तत्व है उसको फिर से उभारने की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो इन सारे बिंदुओं पर भी सोचने की और कल्पना करने की जरूरत थी, क्योंकि इसमें कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करने का पूरा जो है क्षेत्र, आपको पूरा स्कोप दिया गया है। जो घटित हो गया है उसको व्याख्यायित करने, उसको चर्चा करने का विषय, मूल उद्देश्य इस विषय में नहीं था। इस विषय में यह था कि वैश्वीकरण का चरम क्या होगा और राष्ट्रवाद पुनः कैसे जागृत होगा, कैसे पर बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता थी। तो बहुत ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा और इसी के साथ मैं जो है आप सभी को, जो लोग पुरस्कार प्राप्त करेंगे, उनको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन जो लोग यहाँ पर आया, कुछ वक्ता ऐसे थे जो अपनी बात को नहीं रख पाए, निश्चित तौर पर वह अभी सीखने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर रहे हैं और जिस तरीके से आप सभी ने उनका उत्साहवर्धन किया था वो निश्चित तौर पर सराहनीय है। धन्यवाद।